चैप्टर 7 एग्जाम्पल 2 में फिगर विल नॉट बी गिवन इन क्वेश्चन, ये खुद से ड्रॉ करनी है, तो इसको सेल्फ ड्रॉ करना होगा। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट हो सकती है दैट एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, प्रूव कर लिख लो इसकी स्टेटमेंट को। एग्जाम्पल 2, अगर आप स्टेटमेंट्स कह ही रहे हो ना, एग्जाम्पल 2 लिखो, एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is equidistant from end points of a line segment। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका होगा? ऑफ अ लाइन सेगमेंट। Every point on perpendicular bisector of a line segment is equidistant from the end points of the line segment। समझ में आ गया? अब इसका कन्वर्स अगर ये कहें कि हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पर है, तो प्रूव करो कि पॉइंट P इज लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमारे पास आ गया, एंगल्स ले लोगे, एक चीज और आनी चाहिए, कॉमन साइड लोगे, पर हमारे पास फिर रूल नहीं बनेगा। नाइन्टी डिग्री दिया होना चाहिए फिर एंगल, तब RHS। ठीक है, उसके बाद AS से कॉन्ग्रुएंसी रूल का प्रूफ मुझे आपको करवाना है। एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें फिगर दी होगी, नहीं भी दी सकते। एग्जाम्पल 3 में डाइसी हो जाता है, फिगर मे और मे नॉट बी गिवन। सॉरी, फिगर मे और मे नॉट बी गिवन। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1, देखो जहां लिखा होता है ना सी फिगर, दैट मीन्स वो एक्स्ट्रा दी हुई है, वो डाइसी है, टीचर की अपनी मर्जी है, दे सकते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिगर के चांसेस कम है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 5, इसका अब थ्योरम होता है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट लिख लो क्वेश्चन नंबर 5 की। एवरी पॉइंट ऑन एंगल बाय सेक्टर, एवरी पॉइंट ऑन एंगल बाय सेक्टर is equidistant from arms of the angle। मतलब किसी भी एंगल का बाइसेक्टर बनाया, उस बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो, जो डिस्टेंस क्रिएट होता है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर टू द आर्म्स, वो हमेशा आपस में इक्वल होगा। एक सिंगल पॉइंट से जो हमने आर्म्स तक हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया होगा, वो हमेशा इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ही देखो कन्वर्स को है, दैट इज योर एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन नंबर 5 का ऑलमोस्ट कन्वर्स हो जाता है। एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 7 आपस में कन्वर्स और स्टेटमेंट्स है। क्लियर हो गया? वहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ था, यहां हमने प्रूव किया कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 7 आपस में कन्वर्स है। कल हमने क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज के, वी डिड क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, और एग्जाम्पल 7 और 8 किया था। आज हमने एक्सरसाइज 7.3 करनी है। सारी रिकॉर्डिंग्स में अपलोड कर दूंगी। कल की क्लास अगर मिस हुई थी तो प्लीज डू वॉच दैट क्लास। समझ में आ गया? ठीक है, कल की क्लास देख लेना, जो भी डाउट्स हैं आपके सैटरडे तक जितना भी है वो रिजॉल्व कर लो। अब जो क्लास में चैप्टर स्टार्ट करूंगी वो होगा स्टैट्स। ठीक है, एक हिरॉन्स फॉर्मूला करवाना है, क्वाड्रिलेटरल्स करवाना है। तो पहले एक बार स्टैट्स करवाऊंगी, 2-3 दिन की क्लासेस होंगी उसकी, मैक्सिमम 3 या 4 क्लासेस होंगी, स्टैट्स कवर हो जाएगा। उसकी एक क्लास तो MCQ होती है, बिल्कुल।
ठीक है। तो सारे एमसीक्यूज एक बार लिखवा दूंगी, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, तो आपको बार बार वही चीज रिवाइज करनी है, उसके अलावा कोई एमसीक्यूज नहीं बनते। डायग्राम्स में जो भी इसकी ग्राफ बनाने हैं, उसके जो भी की पॉइंट्स है वो सारे आपको लिखवा दूंगी। हर बार आपको वही रिवाइज करना है, कोई चेंज नहीं आता, कभी कभी बुक वाले एग्जैक्ट क्वेश्चन ही आ जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। और जो डिफरेंट भी आएगा वो बहुत मुश्किल नहीं होगा, हर एक का की पॉइंट है जो समझ कर करना है। तो ग्राफ पेपर, पेंसिल, स्केल, अपना बड़े वाला स्केल, इरेजर सब लेकर आओगे 3-4 दिन लगातार। ठीक है। और सारे ग्राफ्स हम बुक के तो ड्रॉ कर ही लेंगे, तो मैक्सिमम 3 या 4 क्लासेस लगती हैं। देन हिरॉन्स फॉर्मूला करवा दूंगी आपको, हिरॉन्स फॉर्मूला बहुत जल्दी आराम से हो जाएगा। उसके बाद ना आप लोग अपनी रिविजन स्टार्ट करोगे, आपकी टेस्टिंग होगी, आपका कोऑर्डिनेटर चैप्टर होगा। ठीक है। तो अक्टूबर में आफ्टर सितंबर एग्जाम हमारे पास 7-8 दिन भी होते हैं, 22 के बाद आई थिंक एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं। तो हमारे पास जितना भी टाइम ब्रेक होगा उसमें एक तो मैं आपको कोऑर्डिनेटर्स दोबारा से करवा दूंगी, फिर सर्कल्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम। और मोस्ट प्रोबेबली सरफेस एरिया वॉल्यूम ना उसमें आ जाता है हमारे जनवरी वाले टेस्ट में, पर मैं अक्टूबर तक कोशिश करती हूँ कि आपका सिलेबस पूरा करवा दूं। सर्कल्स भी सब भी, तो हो सकता है किसी के पेपर में सर्कल्स आए, किसी में नहीं आए। ठीक है। सो विल नॉट कंसिडर दैट पर्टिकुलर थिंग। कोशिश होगी कि हम सारा सिलेबस अक्टूबर या नवंबर तक खत्म कर लें। ठीक है, क्योंकि स्कूल में ना पेपर्स फेब से स्टार्ट कर देते हैं, तो जनवरी में रिवीजन नहीं रहती, फिर रिवीजन बहुत कम होती है, क्योंकि एमसीक्यूज रिवाइज करने, पिछला वाला वो सारे पॉलिनोमियल्स वगैरह सब रिवाइज करने। पढ़ना स्टार्ट कर दो, तुम 9th क्लास के बच्चे हो, अब ये नर्सरी केजी वाले नहीं है कि 2 दिन बाद एबीसी उठा लेंगे तो वही रहेगी। वो बार बार हमें सॉन्ग वो एबीसीडी वाला नहीं गाना है, या बीएटी बैट वाला नहीं करना है कि वही 4 वर्ड्स है उन्हीं को रटना है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, एनसीईआरटी कोशिश करो हमारी परफेक्ट हो जाए। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसलस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। देखो आइसोसलस ट्रायंगल्स तो हमारे एग्जाम्पल 7 में भी बने थे, यहां पर भी बन रहे हैं। 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 अगर चेक करोगे, आइसोसलस ट्रायंगल आपको दिए भी हुए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है ऑन पेज 98। आर टू आइसोसलस ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस बीसी, है ना, लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है दे आर टू आइसोसलस ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस बीसी, दोनों में फर्क क्या है? पेज 98 क्वेश्चन 5, और यहां पर पेज 102 क्वेश्चन नंबर 1, दोनों में आइसोसलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, सेम बेस दिया है, दोनों में फर्क क्या है? नहीं, एक में दे द आइसोसलेस ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बेस, एक में दे आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बेस। समझ में आ गया? अब अगर इस क्वेश्चन की फिगर मुझे चेंज नहीं, मुझे फिगर नहीं देनी, तो मैं लिखूंगी दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए सच दैट दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बेस। दो लिए हमने आइसोसलेस सच दैट ऑन द सेम साइड ऑफ द बेस। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे द आइसोसलेस ट्रायंगल्स आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द बेस। समझ में आ गया? और इसमें हमारे हैं ऑन द सेम साइड, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बेस। इतना क्लियर हो गया? चलो फिगर ड्रॉ करो, गिवन टू प्रूव लिखो। जो तुम्हें लगता है ना पेपर में लिखकर नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। 9th में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे कि हम गिवन टू प्रूव लिख कर आएंगे, आधा आधा एक नंबर मिल जाएगा, वेलो पास हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। 10th में भी सीरियसली दैट्स अ ट्रिक जो हम करते हैं कि नहीं हमें नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जब तक प्रूफ का कुछ भी ना लिखा हो तब तक नंबर नहीं मिलते। बात समझ में आई कि हमें सिर्फ पास करवाना है, तो फिर क्वेश्चन पेपर ही छापाओ, इक्वेशन लिखाओ, इक्वेशन को लिखने के नंबर मिल गए कि हमें सॉल्व करने को कहा है, मैंने वो इक्वेशन ही लिख दिया। पूरा क्वेश्चन पेपर लिखाते हैं हम, आधा आधा नंबर मिल जाएगा, 40 क्वेश्चन तो होते हैं, 40 मार्क्स बन जाएंगे, पास हो गए। बात समझ में आई? ऐसा नहीं होता। आपको अगर बोर्ड्स में भी कोई कंसिडरेशन दे कि 36 बन रहे हैं, 30 या 29 बन रहे हैं, 30 तक पास हो जाता है, तो 30 मार्क्स कर दे, तब वो आपको हाफ दे देते हैं। बात समझ में आई? कि आप पॉइंट्स पर हो, बिल्कुल एज पर हो कि एक नंबर मिलेगा तो पास हो जाओगे, तो वो एक नंबर आधा आधा से बढ़ा देते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ये मत सोच के चलना कि उसके बेसिस पर नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलते। मेरे से टीचर बिल्कुल नहीं देगी, बिकॉज मुझे वैसे ही गुस्सा आता है। गिवन टू प्रूफ लिख दिया, ठीक है। वो तब होता है कि अगर आपने बाकी पेपर अच्छा किया हो और आपके एजेस में मतलब लग रहा है 50 है, 70 है, 71 हो जाए, या 80s में है, 89 है, 90 मार्क्स हो जाए, तो उसके लिए टीचर कभी कभी कंसिडर करता है कि चल सारा किया हुआ है, यहाँ पर गिवन टू प्रूफ करके हमने एक नंबर दे दिया।
बात समझ में आई? तब होता है। पेपर में कुछ ही नहीं करके आओगे, वही सब लिख कर आओगे, तो कहाँ नंबर मिलेगा? ठीक है। तो वो चालू बनना ना तब चलता है जब हमें बाकी सब आता हो, एक या दो चीजों में हमने गलती की हो। क्वेश्चन नंबर वन, ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर ऑन द सेम बेस बीसी। ट्रायंगल एबीसी in which AB is equal to AC, triangle DBC in which BD is equal to CD। ठीक है। AD is extended to intersect BC at P। इसका मतलब क्या हुआ? इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं? अगर ये लाइन लिखकर दी है, इसका मतलब क्या है? जो रेडी लाइन है उसको और एक्सटेंड किया है। वो तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। उसके अलावा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और इसका मतलब हुआ, आपको बताया गया है एडीपी एक स्ट्रेट लाइन है, एडीपी कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है। तो अगर हमने एडी के बारे में कुछ कहा है तो वो पूरी लाइन एपी होगी। सो अगर मैं कह रही हूं एंगल बीएडी, तो आई कैन राइट एंगल बीएपी। बात समझ में आई? क्लियर हो गया कि अगर मैं इन दो एंगल्स की बात कर रही हूं तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है, बिकॉज ये एक लाइन है, इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन नहीं बन रही, पहली बात। दूसरी चीज, आपको अगर मैंने कह दिया एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि मैंने लिखा एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल सीएडी, मान लो मैंने ये प्रूव कर दिया, तो इसी को मैं लिख सकती हूँ कि इसका मतलब ये भी है एंगल बीएपी इज इक्वल टू एंगल सीएपी, क्योंकि ये स्ट्रेट आगे एक्सटेंड कर दिया, उसी लाइन में हमने उसी को आगे खींच दिया, स्ट्रेट लाइन नहीं। बात समझ में आई? इसका मतलब है एडीपी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो जब आप एक्सटेंड करने की बात करते हो, आप उसी लाइन को एक्सटेंड कर रहे हो। ठीक है। अगर आपने पैरेलल लाइन को एक्सटेंड किया, इसका मतलब आगे जाकर भी वो पैरेलल ही रहेगी। कोलिनियर पॉइंट्स है, एडीपीआर कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ गया? ये इन्फ्रेंस होती है तभी। कभी कभी कहते हैं ना कि नहीं जी हमने लिखा एंगल बीएडी और एंगल बीएपी, सो वो बात एक है, बिकॉज उसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हो। ठीक हो गया? यहाँ पे बेंड नहीं दिया हुआ, इसको ऐसे नहीं टिल्ट किया हुआ। क्लियर हो गया इतना? टू प्रूफ में देखो ये चार चीजें हैं हमारे पास, ये चारों की चारों प्रूफ करनी है, तो ए बी सी डी या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके चारों लिख लो, और एक एक करके आओ कि हाउ कैन यू प्रूव ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। आप किस तरह से फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूव करोगे, ये लिखो। फिर ऊपर भी हमने लिख दिया ए बी इक्वल्स टू इसको जो नीचे सॉल्व करे तब लिखा है ऐसे देख गिवन लिख देते हैं क्योंकि गिवन में लिखा हुआ है। ठीक है। एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पर वो टीचर अगर थोड़ा सा हो जाए कि नहीं आपको दोबारा लिखना है, तो आपके क्लास टीचर का पता लग जाता है, या आपकी जो दूसरी वाली टीचर है वो क्या लिखवाना चाहती है। ठीक है ना? वैसे कंसिडरेशन होता है कि लिख दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है ही है ये। अगर तुमने लिखा है ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस, तो तुम्हें नीचे लिखना होगा। गिवन का मतलब ये होता है कि हमें गिवन चीजें गिवन है, तभी हम गिवन लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखते हैं ना गिवन, तो जब हमने गिवन में लिख दिया तो फिर आगे नहीं लिखना होना। चलो इरेज करो, फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग प्रूव करते हैं, है ना? तो जितनी कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों ने की है उसके बेसिस पर कम से कम दो चीजों पर तो आओ। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पूरा का पूरा प्रूव कर दो कि नहीं, अच्छी बात है अगर कर देते हो, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो लॉजिकली आई कैन थिंक अबाउट वन और टू पैरामीटर्स जिसके बेसिस पर आई कैन प्रूव ट्रायंगल एबीडी। सो इन, और जब भी कॉन्ग्रुएंसी करनी होती है ना, तो जिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें उनके नाम तो लिखो कि हम किन की बात कर रहे हैं।
है ना। मैं कह रही हूँ ए बी इक्वल टू ए सी, अब मैं ट्राइंगल एबीसी की बात कर रही हूँ कि मैं इन दो ट्राइंगल्स की या एबीपी की बात कर रही हूँ। सो ऑलवेज राइट आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल एडी एबीडी एंड ए सी डी। पहली चीज क्या लिखोगे? एडी इक्वल्स टू एडी, चलो वेरी गुड, मैंने लिखा एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन। ठीक है, कॉमन हमेशा थर्ड वाला लिखना, गलत नहीं होता, पर हाँ। उसके बाद बीडी इक्वल्स टू सी डी, वेरी गुड, ये क्या है? गिवन है। दूसरा ए बी इक्वल्स टू ए सी, मिल बांध कर हमने सारा काम कर लिया, लेकिन पेपर में खुद ही करना है। कोई आगे नहीं बताएगा कि एक उसने बता दिया, एक उसने बता दिया, तीनों में अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, कौन सा रूल हो गया? एस एस एस। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। अब तुम्हारे पास आ गए एबीपी एंड एसीपी, अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, अब हमारे पास है एबीपी एंड एसीपी। तो पहली चीज क्या दिख रही है हमें? बीपी इक्वल्स टू सीपी, ये गिवन नहीं है। तो किसने कहा परपेंडिकुलर है बेटा? एपी एपी कॉमन, चलो ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं लिखा हुआ, वो तो प्रूव करना है फोर्थ पार्ट में, है ना, तो तुमने पहले ही मान लिया उसको। हाँ वेरी गुड, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन। अब तीसरी चीज तुम्हें नहीं मिल रही है ना, अगर दो साइड्स है तुम्हें साइड ले नहीं सकते, क्योंकि बीपी और सीपी के साथ तुम्हें रीजन चाहिए। गिवन है, क्या मुझे दिया हुआ परपेंडिकुलर है? नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे? आपने प्रूव किया था एबीडी और एसीडी इक्वल ट्राइंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं लिख सकती हूं एंगल बीएडी is equal to angle CAD CPCT as triangle ABD is congruent to triangle ACD। ठीक है, कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बीएडी और सीएडी इक्वल एंगल्स हैं, ये वाले दो। अब क्योंकि मुझे पता है कि एडीपी स्ट्रेट लाइन है, तो मैं क्या लिखूंगी? और एंगल बीएपी इज इक्वल टू एंगल सीएपी, और इसको यहां लेकर प्रूव्ड। ठीक है, पहले आपने ये छोटे वाले ट्रायंगल जो थे ऐसे वाले, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, इनको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। अब मुझे क्या पता मुझे इसमें से क्या यूज करना है, तो मैं सेकंड पार्ट पर आई। अब सेकंड पार्ट में आपने पूरा बड़े वाला ट्रायंगल लेना था, ये और ये। इसमें तुमने इक्वल साइड्स ले ली, कॉमन साइड ले ली। ठीक है, दो साइड्स है तो इंक्लूडेड एंगल चाहिए ही चाहिए हमें, या तीसरी साइड मिले या एंगल मिले। अब एंगल तुम ये देख रही हो, तो इन्हें किस रीजन से प्रूव कर सकती हो? ठीक है, हमने क्या किया? वी टुक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, उनके दो छोटे वाले हिस्से ले लिए, ये इक्वल एंगल्स है सीपीसीटी, और इसी को फर्दर हमने बड़े वाले ट्राइंगल में ले लिया। सो ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, रूल कौन सा हो जाएगा? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब थर्ड पार्ट इरेज कर दो, ये लिख लिया सबने? थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है कि पहले अब तो ये प्रूव करो कि जो एंगल जो हमारा एपी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, और बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को। एंगल ए को बाइसेक्ट करना प्रूव कर सकते हो, पीछे प्रूव भी किया है। ये हमने लिखा है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल ए सी डी के साथ। ठीक है, और एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, क्योंकि तुम्हें पता है ए डी पी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक होगी बात? तो और एपी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को।
इतना क्लियर हो गया? एपी बाइसेक्ट एंगल ए। अब तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो एपी है ये एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, कि ये भी दो टुकड़े हो रहे हैं, ये भी दो इक्वल पार्ट्स हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल बीडीपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। इन ट्रायंगल बीडीपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। बीडी और सीडी तो इक्वल गिवन थे, है ना? और सेकंड चीज क्या हो गई? क्या कह रहे हो? तो डीपी डीपी कर दिया। हाँ, तो डीपी इक्वल्स टू डीपी हो गया। कौन? और नहीं समझ में आ रहा कुछ और? मैं लेती हूँ बीपी इज इक्वल टू सीपी, क्योंकि तुम ट्रायंगल एबीपी को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो ट्रायंगल एसीपी के साथ, तो हेंस दे आर सीपीसी। समझ में आ गया? ठीक है ना? तुम जो एंगल ले रहे थे ना बी और सी, उसको भी ले सकते हो, पर तुम डीपी नहीं ले सकते। फिर तुम्हें बीपी और सीपी लेना होगा। तो यहाँ पे तुम लिखोगे एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी, ये वाला छोटा वाला एंगल इसके इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। पर तुम्हें ये तीसरा पार्ट यही लिखना होगा, तब तुम्हारा एस से एस हो गया। मैं अब एस 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 से कर रही हूँ। ठीक है? उससे बस इतना फर्क हुआ कि डीपी डीपी कॉमन, मुझे रीजन कम लिखना पड़ा बस। ठीक है? तो ट्रायंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीपी बाय एसएसएस रूल, और एंगल बीडीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी सीपीसीटी, और एपी बाइसेक्ट्स एंगल फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। चलो फोर्थ पार्ट इसका लिख लिया सबने? ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 तुम आराम से कर सकते हो इसके बाद। एक बार खुद ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 2 को, बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी इसमें। आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर भी नहीं आना? नहीं आना? जब जाकर बस सीधा अक्टूबर में ही करवाएंगे फिर, तुम लोगों को रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है? कोऑर्डिनेटर जिनका होगा साथ में कोऑर्डिनेट हो जाएगा फिर आपका। तो फ्रॉम अगस्त लगा लो, 10 10 अगस्त के बाद तो। ठीक है? राखी वगैरह सारा उसके बाद आपकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। आप लोग हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट हैं, उसमें ये टेस्ट है वो टेस्ट है सोचकर मत आना। एमसीक्यूज असर्शन रीजनिंग जो भी आपके हैं, मैं कोशिश करूंगी कि हर हफ्ते आपका टेस्ट, मतलब 2 3 बार तो टेस्ट हो ही रहा है, ताकि सितंबर तक ना डरावनी रहा रहे मैथ्स। 70% तो आती हो पेपर्स तक, हमें तो 90% चाहिए। ठीक है? पर 70% तक हमारी तैयारी है। उसके बाद फिर भी कंफर्म कर लेना कि आपको किसके अलावा कोई और सिलेबस है या नहीं, तो आई राइट सिलेबस है। उसके बाद है एपी इज द परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ बीसी। सो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट लिखा था आपने ट्रायंगल एसीपी को, प्रूव्ड अबव। सो कैन आई राइट बीपी इज इक्वल टू सीपी सीपीसीटी, और एपी बाइसेक्ट्स बीसी। ठीक है? कैन आई ऑल्सो राइट एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल एपीसी सीपीसीटी? और एंगल एपीबी और एसीपी में क्या रिलेशन है?
सम इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, ये वाला लीनियर पेयर हो गया। ये दो एंगल्स इक्वल भी है, तो 2 टाइम्स एंगल APB इज 180 डिग्री, या एंगल APB इज 90 डिग्री, और AP इज परपेंडिकुलर टू BC, हेंस AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ करो। AD इज द ऑल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में, जिसमें इक्वल साइड्स गिवन है और आपको ये सब चीजें प्रूव करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिख लिया बेटा ये वाला? चलो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे आप कहो कि कैसे करना है। तुम्हें ट्रायंगल दिया हुआ है वो बनाना आता है, फिर ट्रायंगल के बारे में कहा गया आइसोसेलेस ट्रायंगल वो पता है, कौन सी साइड्स इक्वल है वो बताई गई है, और फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। ठीक है, AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। अच्छा, अगर AD BC को बाइसेक्ट कर रही है तो कौन से दो पार्ट्स इक्वल हो गए? C। ठीक हो गया। और अगर AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है तो कौन से दो हिस्से इक्वल हो गए? AD बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो कौन से दो पार्ट्स इक्वल हुए? DAB एंड DAC। तुम्हें ये और ये इक्वल प्रूव करना है, और ये दो पार्ट्स इक्वल प्रूव करने हैं, एंगल्स छोटे बड़े। ठीक है ना? तो कौन से दो ट्रायंगल्स होंगे? करो कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गई बात? इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, अब ये तुम्हें गिवन नहीं है, ये तुम्हें प्रूव करने के लिए मैंने लिखा था। दिस इज नॉट गिवन टू अस कि ये दोनों चीजें इक्वल है। ठीक है, ये तुम्हें दिखाने के लिए कि हम इसको इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। तो ट्रायंगल ADB और ADC में पहला कौन सा ऐसा पैरामीटर लेंगे जिससे प्रूव होगा? AB इक्वल टू AC। ठीक है, AB इक्वल टू AC ये हमें गिवन है। दूसरी चीज क्या होगी? वेरी गुड। तीसरी, कौन से वाला एंगल 90 है? ADC। पहले कौन सा लिखेंगे? पहले ADB और हाँ, ADC। ईच 90।
So triangle ADB is congruent to triangle ADC। कौन सा रूल लगा? आपने ये वाली साइड ली है, ये ली है, और ये एंगल लिया है। फिर से सोच, एसएएस का मतलब क्या होता है? एंगल। हाँ, तो ये साइड एंगल, साइड कहाँ बन रहा है? एक साइड ये है, एक साइड ये है। एसएएस के लिए तुम्हें ये एंगल चाहिए, ये तो नहीं दिया। तो कौन सा है ये? 90। 90 के ऑपोजिट वाली साइड आरएचएस। समझ में आया? दिस इज आरएचएस रूल। जब आपके पास दो साइड्स हो, आप पहले चेक करो कि क्या एंगल इंक्लूडेड है, नहीं है तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो आरएचएस रूल। ठीक है, दिस इज आरएचएस। तो यहां से आप लिख लोगे बी डी इज इक्वल टू सी डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी पी सी टी। तो आ गया ए डी बाइसेक्ट बी सी, ए डी बाइसेक्ट एंगल, ए डी बाइसेक्ट बी सी, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ आप। हो गया बच्चे सबका ये? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में तो फिगर भी दी हुई है ना, टॉक्स अबाउट टू ट्राइंगल, दो अलग अलग ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। एक एबीसी दिया हुआ है, एक पीक्यूआर दिया हुआ है। दोनों में लिखा हुआ है ए बी बी सी मीडियन ए एम इक्वल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन। ठीक है। अच्छा, मीडियन क्या होता है? पहले तो यहाँ पर अब नया सा वर्ड एक यूज किया है। सो व्हाट इज अ मीडियन? व्हाट इज अ मीडियन? 90 डिग्री। और मीडियन के बारे में क्या किसी को पता है? हाँ, कौन सी लाइन हाफ हो जाएगी? बीसी और क्यू। तो मैंने आपको कहा था इस तरह से याद कर लो कि मीडियन, मिड पॉइंट किसका? साइड का। एंगल का बाइसेक्टर होता है, साइड का बाइसेक्टर होता है, तो मिड पॉइंट जो आता है वो साइड पर आता है। ठीक है। सो मीडियन का मतलब हुआ कि अगर ए एम मीडियन है तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है। तो मुझे तो दिया हुआ है गिवन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर सच दैट AB इज इक्वल टू PQ। BC किसके इक्वल है? BC इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखो, पढ़ उसको। BC इज इक्वल टू QR, मीडियन AM इज इक्वल टू मीडियन PN। ठीक है। टू प्रूव में हमने फर्स्ट पार्ट लिखा है ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, और सेकंड पार्ट है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। चलो पहले आ जाओ, ABM एंड PQN ये कॉन्ग्रुएंट है। जो दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है, उनको लिख लिया। पहले कौन सा दिया हुआ है हमें? ABM और PQN। हाँ, तो पहली चीज हम क्या लेंगे दोनों में? ठीक है। दूसरी?
PM is equal to P. एक अब और लेनी है। ठीक है, तो मुझे पता है कि BC इज इक्वल टू QR। तो हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। BC का हाफ क्या हो गया? BM। और QR का हाफ क्या हो गया? QM। अब यहाँ पर हमने मीडियन नहीं लिखा ना, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, बिकॉज AM इज द मीडियन। Therefore, BM is equal to CM is equal to half of BC. Then PN is median. Therefore, QN is equal to NR is equal to half of Q। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा BM is equal to QN proved। तो ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQN। कौन सा रूल हो जाएगा? ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, और BM को आपने QN के इक्वल लिया। साइड साइड फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पर आ जाओ। क्या? ये BC मार्क किया हुआ है, BM नहीं किया। ठीक है, फिगर में BC को मार्क किया हुआ है, BM को नहीं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वी रिफ्रेन फ्रॉम मार्किंग। देख, मैंने AB और PQ को मार्क कर दिया, AM और PN को कर दिया, तो वहां पर हम लोग कोशिश करते हैं कि वी यूज दैट एक्सटर्नल वाला एजेस को जब डिफाइन किया जाता है, कि BC जो है वो QR के इक्वल। Divide PCM QR into 2 equal parts. वो तो तुमने मीडियन की डेफिनेशन लिखी ना, वो भी लिख सकते हो, पर यहाँ पर डायरेक्टली होगा कि BM और CM को लिख दो, बेटर ये रहेगा मेरे हिसाब से। वो भी चल सकता है वैसे। ठीक है, चलो तो सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। अब हम कैसे करेंगे? ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ABC and PQR are congruent triangles। हाँ जी, क्या लिखेंगे इसमें पहली चीज? उसके बाद अब तीसरी चीज हमें लिखनी है। कैन आई राइट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR? इसका रीजन क्या होगा? आप ले रहे हो ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। Therefore, angle ABM is equal to angle PQN CPCT, और यहीं से एक्सटेंड कर दिया ABC is equal to PQR। तो तुम ये वाले एंगल्स को इक्वल कर, तो यहां से आ गया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। रूल कौन सा लगा? SAS। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लो। कल इसके ना थोड़े बहुत MCQs, कल तो टेस्ट ही है सच, उसके बाद ना ट्राइंगल्स के थोड़े बहुत MCQs रहते हैं करने वाले हमारे। ठीक है, आपके जो NCERT एग्जाम्पलर में जैसे MCQs आएंगे वो सारे। BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles।
अब जो ये चीज है इसमें आपको फिगर नहीं दी हुई ना, तो ये आपका सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। बी से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो कि है बीई, सी से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो कि है सी। अच्छा, कहते यूज ना तुम्हें आरएचएस करना है, कोई और कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज नहीं करना, आरएचएस यूज करना है। तो आरएचएस से इसको कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, देखो यही क्वेश्चन ना आप करके आए हो आपकी एक्सरसाइज 7.2 में। अगर तो आरएचएस नहीं लिखा होगा ना, यही क्वेश्चन नंबर 7.2 में ना आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। सेम क्वेश्चन है। एबीसी इज ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ, टू साइड्स एसी एंड एबी। पढ़ लिया करो उसको मेरे को देखने की जगह, फटाफट से क्विकली लिखा करो। शो दैट एबीई कॉन्ग्रुएंट एसीएफ, है ना? ये सेम क्वेश्चन है। उसमें हमने एएएस लगाया था, टू एंगल्स वन साइड, लेकिन यहां पर हमें कहा गया आरएचएस लो। तो आरएचएस यूज करने के लिए आपने कौन से दो ट्रायंगल्स लेने हैं? आपने लेना है ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल सीईबी। तो मुझे पता है बी एफ इज इक्वल टू सीई, दिस इज गिवन। बी हम्म, बी दिया बी ये गिवन है ना बेटा, ऑल्टीट्यूड इक्वल लेंथ में। अच्छा बी एफ लिख दिया, सॉरी, बीई इक्वल्स टू सी एफ है, मैंने ऑल्टीट्यूड गलत लिख दिए। बी एफ बीई इज इक्वल टू सी एफ। तो यहां पर ना ध्यान रखना होगा, अगर मैंने बी एफ सी लिखा है ना पहले, तो मैं पहले सी एफ लिखूं बस। सी एफ इज इक्वल टू बीई, दिस इज गिवन। ठीक है, तो मैंने लिया है ट्रायंगल बी एफ सी, ये वाला, और ये। समझ में आ गया? दूसरा क्या हो जाएगा? और एक और चीज, आरएचएस यूज करना है तुमने। हाइपोटेन्यूज ले लिया, साइड ले ली, क्या रहता है? 90 डिग्री वाला एंगल। तो एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल सीई बी, ईच 90। therefore triangle BFC is congruent to triangle CEB by RHS congruence rule। और इससे मैं ले लूंगी, और एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी, सी पी सी। ये एफ बी सी ये एंगल हुआ, ई सी बी ये एंगल, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, और कैन आई से एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, इसी के साथ में लिख दिया क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब आ जाएंगे इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी, देयरफॉर एबी इज इक्वल टू एसी, आइसोसलस ट्रायंगल थ्योरम।
ठीक हो गया इतना? लास्ट क्वेश्चन है, कर लो इसमें। बहुत इजीली हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। कल आप परसों आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, लाइंस एंड एंगल्स का कल टेस्ट है। इसके बाद एक दो दिन और लगेंगे ट्रायंगल्स के बाद स्टार्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और फिर ऑन फॉर्मूला, फिर कोऑर्डिनेट। चलो, अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Triangle ABC is isosceles with AB equals to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B equals to angle C. नहीं आएगा। हाँ जी, कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं APB एंड APC। क्या क्या होगा इसमें? AP कॉमन, दूसरा ए बी इक्वल टू AB इक्वल्स टू AC गिवन, और ए डी या बी और ए क्यों इक्वल है? क्योंकि 90 डिग्री। ठीक है। सो AB इक्वल्स टू AC गिवन। एंगल जो ये वाला है वो एंगल इक्वल होगी। एंगल P ना, पूरा नाम लिखना हो। ठीक है, मैं लिख रही हूँ एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, each 90, and then we have AP is equal to AP common. So triangle APB is congruent to triangle APC by RHS congruency rule. Therefore, angle ABP is equal to angle ACP, CPCT, और एंगल B is equal to angle P। क्लियर हो गया इतना? चलो, कल टेस्ट होगा, कल अच्छे से प्रिपेयर करके आना।